हेलो मेरे प्यारे साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रवीण स्टडी क्लासेज। मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग जो है सारे एग्जामों के लिए, चाहे एसएससी हो, सिविल कोर्ट हो, बिहार पुलिस हो, बीपीएससी हो, सारे एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और ख़ास आज जो है 50 प्रश्न लेकर आए हैं आपके लिए। प्रत्येक पेज में 2 प्रश्न आपको दिए गए हैं। साइंस का प्रश्न है और मेरे प्यारे साथियों साइंस में भी केमिस्ट्री से प्रश्न है। तो देखिए बहुत ही इजी प्रश्न लेकर आए हैं आपके लिए। देखिए एग्जाम में जो होता है इजी प्रश्न छूट जाते हैं और भारी प्रश्न जो है पर हम लोग ध्यान देते हैं। यदि इजी प्रश्न को ही इजी क्वेश्चन को यदि सारे इजी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लें और भारी क्वेश्चन को छूट भी जाए तो रिजल्ट वर्ल्ड होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो मेरे प्यारे साथियों एक रिवीजन है, 50 प्रश्नों का सेट लेकर के आपके लिए रिवीजन, जब तक कि जो है आपको बीपीएससी टीचर, बीपीएससी, सिविल कोर्ट, बिहार पुलिस सारे एग्जाम जब तक ख़त्म नहीं हो जाते तब तक आपके लिए ऐसे 50 प्रश्नों का सेट, साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट भी लेकर आ रहे हैं, करंट अफेयर्स भी लेकर आ रहे हैं और भी बहुत सारे मैथ भी लेकर आएंगे। हर एक चैप्टर को लेकर के आएंगे मेरे प्यारे साथियों। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए। चलिए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर जो है अभी हम लोग 50 प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर आपको 26 पेज टोटल दिखेगा, जिसमें से एक पेज जो है मेरा अपने चैनल का लोगो है, प्रवीण स्टडी क्लासेज। यहाँ पर देख रहे हैं आप प्रवीण स्टडी क्लासेज का लोगो है। जहाँ कहीं भी आपको नज़र पड़े मेरे प्यारे साथियों बेल आइकन पर ज़रूर जो है सब्सक्राइब के बटन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, है ना। काफ़ी मेहनत लगता है किसी भी वीडियो को शूट करने में, बनाने में और आप तक पहुँचाने में। चलिए मेरे प्यारे साथियों पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। बहुत ही इजी और सिंपल प्रश्न है। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है यहाँ पर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और ख़ास है, बहुत सारे जगह एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। मेरे प्यारे साथियों जो लर्नर हैं उनके लिए तो काफ़ी वरदान साबित होने वाली है और जिनकी तैयारी कुछ अच्छे लेवल में है तो उनके लिए तो एक सिंपल चीज़ है। चलिए कोई बात नहीं। पहले प्रश्न पहला दिया हुआ है कि यहाँ पर दिया हुआ कि परमाणु नाभिक के अवयव हैं। परमाणु नाभिक के अवयव मतलब परमाणु के नाभिक में क्या क्या पाए जाते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ऐसे ऐसे आपको रिवीजन बहुत सारे प्रश्न ऐसे मिलेंगे जो आपको नज़र में नहीं हो, तो वैसे प्रश्न को भी शामिल किया गया है। चलिए आगे है, कहता है कि आणविक संरचना के बारे में सही कथन है। मतलब आणविक संरचना, परमाणु के नाभिक या आणविक जो है किनसे मिलकर बना और कौन जो है कहाँ पर रहता है। यहाँ पर दिया हुआ है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस में मतलब केंद्रक में रहते हैं। परमाणु के केंद्रक में क्या पाए जाते हैं, मतलब जो है ये मान लेते हैं परमाणु है और इसके केंद्रक में प्रोटॉन मतलब P और न्यूट्रॉन N पाए जाते हैं, जबकि इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाते रहता है ना। और इलेक्ट्रॉन जो होता है विद्युतः उदासीन होता है। तो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं, बिल्कुल सही है, तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की इर्द गिर्द चक्कर लगाते रहता है ना। ये भी याद रखिएगा कि परमाणु जो है विद्युतः उदासीन होता है। विद्युतः क्या होता है, उदासीन होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला है, कहता है कि दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा फोटोन में से वह जो अणु एटम का भाग नहीं है। मतलब परमाणु का भाग, एटम मीन्स क्या हो गया, परमाणु। इनमें से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और फोटोन में कौन जो है परमाणु का भाग नहीं है, तो फोटोन जो है परमाणु का भाग नहीं है। और परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन अभी हम लोग देखे और इसके बाह्यतम कक्षा में जो है इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहता है। तो फोटोन जो है एटम का भाग, परमाणु का भाग नहीं है। नेक्स्ट है खनिज यौगिक। खनिज मिश्रण तथा प्राकृतिक तत्व में से एक ही प्रकार का परमाणु मिलता है। तो कौन सा एक ही प्रकार का परमाणु क्या मिलेगा, तो प्राकृतिक तत्व मिलेगा। मतलब जो खनिज यौगिक हैं या खनिज मिश्रण है तथा प्राकृतिक तत्व में से एक ही प्रकार का परमाणु मिलता है तो क्या मिलेगा, तो प्राकृतिक तत्व मिलेगा। समझे या नहीं समझे। जैसे मान लेते हैं कि कोयला के खदान है, एक प्राकृतिक जो है खनिज है, या लोहा जो है
जितने भी सोना है सब जो है मतलब खनिज पदार्थ है, और खनिज पदार्थ है तो सोना में भी बहुत सारे अशुद्धियाँ मिले रहते हैं, कोयले में भी बहुत सारी अशुद्धियाँ मिली रहती है। तो उसमें क्या पाए जाते हैं, तो मूल रूप से प्राकृतिक तत्व ही होते हैं, मतलब जो नेचुरल होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला है ऐसे ऐसे करके 50 प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए आपको बहुत ज़्यादा खोजने में दिक्कत नहीं होगा, डायरेक्ट 1 लीनियर प्रश्न है, और 1 लीनियर प्रश्न जो है यदि आप कर लेते हैं तो आपका बहुत बड़ा रिवीजन हो जाता है। कहता है कि परमाणवीय नाभिक खोजा था, तो मतलब परमाणु के नाभिक का खोज किसने किया था, तो रदरफोर्ड ने। किसने किए थे, परमाणु के नाभिक का खोज रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। एटम कहने का मतलब एटम हम लोग कहते हैं, ATOM एटम मीन्स होता है परमाणु। एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो जेम्स चैडविक ने। ऐसे हम लोग जानते हैं कि पेन मतलब क्या हो गया, पेन हो गया P से प्रोटॉन, E से इलेक्ट्रॉन और N से न्यूट्रॉन। प्रोटॉन का खोज किसने किया था, गोल्डस्टीन। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, J.J. थॉमसन ने। और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, जेम्स चैडविक ने। तो मेरे प्यारे साथियों, एटम में परमाणु में न्यूट्रॉन की खोज किसने की, जेम्स चैडविक ने। चलिए आगे देखते हैं। जितना भी थोड़ी बहुत जानकारी मेरे तरफ से रहेगी वो आपको जरूर शेयर करेंगे। कहता है यहाँ पर दिया कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन में से एक अणु परमाणु कण नहीं है। हाँ देखिए, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है और न्यूट्रॉन है। ये इतना जो है, ये सारे जो है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये सारे एक परमाणविक कण है। मतलब इसमें केवल एक ही परमाणु पाए जाते हैं, इसको विभाजित नहीं किया जा सकता है, कहने का सेंस ये है। तो न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, ड्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन में से एक अणु परमाणु कण कौन है, तो कौन नहीं है, तो ड्यूट्रॉन जो है एक परमाणु कण नहीं है, एक अणु परमाणु कण नहीं है, ये द्वि अणु परमाणु कण है। चलिए आगे है इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन का जो होता है प्रतिकण पॉजिट्रॉन होता है, प्रोटॉन का न्यूट्रॉन होता है, फोटोन का इलेक्ट्रॉन होता है तथा न्यूट्रॉन का न्यूट्रिनो में से एक कण प्रतिकण युग्म है। मतलब कहने का सेंस क्या हुआ कि जैसे इलेक्ट्रॉन का भी हम बोले कि प्रतिकण जो है पॉजिट्रॉन बनेगा, प्रोटॉन का न्यूट्रॉन नहीं होगा, फोटोन का इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, न्यूट्रॉन का न्यूट्रिनो नहीं होगा। तो कहता है कि इनमें से कौन जो है एक प्रतिकण युग्म है। तो इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण युग्म कौन होता है, तो पॉजिट्रॉन होता है। क्या होता है, पॉजिट्रॉन। याद रखिएगा, जैसे कहते हैं ना कि राजा का उल्टा होता है रानी, लड़का का उल्टा होता है लड़की, औरत का उल्टा होता है पुरुष, ऐसे। तो वही बात है कि इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण कौन है, तो पॉजिट्रॉन है। बाकी प्रोटॉन का प्रतिकण न्यूट्रॉन नहीं होता है, फोटोन का प्रतिकण इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, और न्यूट्रॉन का प्रतिकण न्यूट्रियो नहीं होता है ना, केवल एक ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, कहता है कि यहाँ पर दिया हुआ है कि अल्फा कण के दो धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। तो हम लोग जानते हैं कि अल्फा कण का जो परमाणु द्रव्यमान और परमाणु क्रमांक जो होता है हीलियम 2He4 के बराबर होता है। मतलब हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर। मतलब हीलियम का जो परमाणु संख्या होगा वो अल्फा का परमाणु संख्या होगा, और हीलियम का जो द्रव्यमान संख्या होगा वो अल्फा का द्रव्यमान संख्या होगा। चलिए फिर कहता है कि हीलियम के नाभिक में होता है, तो हीलियम के नाभिक में क्या होगा, तो हीलियम He, और He में मतलब हीलियम के दो परमाणु संख्या 2 होता है और द्रव्यमान संख्या 4 होता है। इसका मतलब परमाणु संख्या P को हम लोग डिनोट कर दिए 2 से, है ना, और द्रव्यमान संख्या मतलब एटॉमिक मास को हम लोग डिनोट कर दिए A से, और इसमें हो गया 4। मतलब हीलियम का परमाणु द्रव्यमान हो गया 4 और हीलियम का परमाणु संख्या हो गया 2। अब बताइए कि जब न्यूट्रॉन निकालने की बात करेगा तो न्यूट्रॉन हम लोग निकालने का फॉर्मूला जानते हैं। मतलब एक चीज जानते हैं कि A बराबर होता है P+N, होता है या नहीं, तो P+N होता है। A का मान दिया हुआ है 4, तो A का मान यहाँ पर हम रख देते हैं 4,
तो 4 बराबर हो गया, P का मान दिया हुआ है, P का मान दिया हुआ है 2, है ना। मतलब किसी भी तत्व के परमाणु संख्या को ही प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु संख्या कहते हैं। मतलब P बराबर Z बराबर E होता है ना। परमाणु क्रमांक के बराबर ही उसके प्रोटॉन की संख्या होता है। तो देखिए यहाँ परमाणु क्रमांक मतलब परमाणु संख्या हीलियम का 2 है, तो इसका प्रोटॉन की संख्या भी 2 ही होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 2 ही होगा। तो हम लोग जानते हैं कि A बराबर P प्लस N होता है। A का मान दिया हुआ है, मतलब एटॉमिक मास दिया हुआ है, द्रव्यमान संख्या दिया हुआ है 4 और प्रोटॉन की संख्या दिया हुआ है 2, तो N का मान निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, तो N बराबर हो जाएगा 4 - 2, इसका मतलब 2। तो हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, ये हम लोग 10th क्लास में ही पढ़ लिए हैं। चलिए ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है ऐसे प्रश्न को। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अगला है, कहता है कि किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप कहने का मतलब क्या हो गया, समस्थानिक। और समस्थानिक हम लोग जानते हैं, समस्थानिक का मतलब कि जिसमें परमाणु संख्या समान होता है, 2 या 2 से अधिक वैसे तत्व जिसकी परमाणु संख्या समान और परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है, तो उसे समस्थानिक कहते हैं। तो यहां पर दिया हुआ है कि किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप मतलब समस्थानिक वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉन की संख्या वही होती है, मतलब परमाणु संख्या कहें या प्रोटॉन की संख्या कहें, दोनों बराबर होता है। तो प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। सम न्यूट्रॉनिक समूह है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सम न्यूट्रॉनिक कहने का मतलब जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या भी समान हो। सम न्यूट्रॉनिक कहने का मतलब कि वैसे भिन्न भिन्न प्रकार के वैसे तत्व जिसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। तो यहां देखिए कार्बन है, कार्बन के 6 परमाणु हो गए, मतलब P का मान हो गया कितना, P बराबर Z बराबर E होता है, याद रखिएगा। जहां P है प्रोटॉन की संख्या, Z है परमाणु संख्या, और दिया हुआ है कि कार्बन के 6 परमाणु, मतलब पर कार्बन का परमाणु संख्या 6 है, द्रव्यमान संख्या 14 है। मतलब A का मान जो है, A का मान दिया हुआ है कितना 14 और Z का मान दिया हुआ है या P का मान कहें, P बराबर Z बराबर ही होता है 6। आप बताइए कि N निकालने के लिए कहेगा तो A बराबर हम लोग जानते हैं P प्लस N होता है, A बराबर P प्लस N, और P का मान दिया हुआ है 6, N का मान निकालना है तो इधर आ जाएगा 6, तो 14 में से 6 जाएगा 8, इसमें भी 15 में से 7 जाएगा तो 8, और 16 में से 8 जाएगा तो 8। इसका मतलब है कि कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सम न्यूट्रॉनिक हैं, सम न्यूट्रॉनिक समूह हैं, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन की संख्या सभी में क्या है, बराबर है। चलिए आगे देखते हैं। अगला दिया हुआ है कि हाँ देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा हुआ है कि रेडियो एक्टिविटी करने का मतलब रेडियो सक्रियता मापी जाती है। तो रेडियो सक्रियता की माप गाइगर मूलर काउंटर से की जाती है। यहाँ पर मूलर छुटा हुआ है, गाइगर मूलर काउंटर द्वारा की जाती है रेडियो एक्टिविटी की, रेडियो सक्रियता की। और रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार जो है हेनरी बैकुरल के द्वारा किया गया था। मतलब रेडियो सक्रियता, रेडियो एक्टिविटी का हिंदी कहें तो रेडियो क्या हो गया, रेडियो सक्रियता। रेडियो सक्रियता का खोज किसने किया था, तो रेडियो सक्रियता, ये इसका इंग्लिश नेम है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो सक्रियता का खोज हेनरी बैकुरल के द्वारा किया गया था, और रेडियो एक्टिविटी की माप जो है गाइगर मूलर काउंटर के द्वारा किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला दिया हुआ है कि परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान, हाँ देखिए प्रोटॉन की संख्या जिसमें समान रहेगा समस्थानिक, तथा न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है, कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, आइसोटॉप्स कहलाते हैं। जैसे हम आपको एग्जाम्पल लेकर के दिखाएं मेरे प्यारे साथियों, क्या तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लें कि C6 और 12, मतलब 6 जो है, थोड़ा सा यहाँ पर लिख लेते हैं,
कार्बन के 6 परमाणु और 12, फिर कार्बन के क्या 6 परमाणु और यहाँ पर हो गया 14, मतलब बदलता है। तो ये समस्थानिक का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है प्रोटॉनों की संख्या समान है, दोनों का परमाणु क्रमांक 6-6 है, लेकिन द्रव्यमान संख्या जो है अलग अलग है, मतलब 12-14 है। तो वैसे तत्व जिसके परमाणु क्रमांक समान हो और परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो, तो वैसे तत्व को क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार भिन्न तथा परमाणु क्रमांक समान होते हैं। मतलब एक ही तत्व रहेगा, एक ही तत्व के परमाणु रहेंगे जिनका परमाणु भार भिन्न रहेगा और परमाणु क्रमांक क्या रहेगा? समान रहेगा, है ना। हम लोग जानते हैं, अभी बताया आपको कि ये है परमाणु क्रमांक और ऊपर जो लिखा जाता है परमाणु द्रव्यमान लिखा जाता है। तो ये हो गया परमाणु द्रव्यमान। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 14 और परमाणु संख्या हो गया 6। चलिए नेक्स्ट अगला देखेंगे। कहता है, दिया हुआ है कि जल अपघटन में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो जल अपघटन मतलब जल का जब अपघटन किया जाता है, हाइड्रोलिसिस किया जाता है जल का, तो जल अपघटन में ऊर्जा उत्पन्न होती है किस रूप में? तो ऊष्मा के रूप में, है ना। और चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई जगह एग्जामों में आपको प्रैक्टिस सेट में सारी जगह देखने को मिलेंगे। ये है, दिया हुआ है कि पाश्चुराइजेशन, है ना, एक प्रक्रिया है जिसमें दो तरह के दूध का जो है पाश्चुराइजेशन 2 तरीके से किया जाता है। पहला LTH, पहला जो है LTH क्या हो गया? लो LTH, लो टेम्परेचर मेथड के द्वारा। इसमें क्या होता है कि 68 पॉइंट कितना? तो 68 पॉइंट लगभग 7 होता है ना, 68.8 डिग्री पर 30 मिनट तक गर्म करते हैं, तभी दूध का पाश्चराइजेशन हो जाएगा। और हाई टेम्परेचर मतलब 71 पॉइंट जो है 71.9 डिग्री पर भी गर्म करेंगे हम लोग तो भी दूध का पाश्चराइजेशन होगा। लेकिन 71.9 पर हम लोग गर्म करेंगे 15 सेकेंड और 68.8 पर हम लोग गर्म करेंगे कितना मिनट? तो 30 मिनट। तो यहाँ 15 सेकेंड हो गया, यहाँ 30 मिनट हो गया। तो मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा कि दूध का पाश्चराइजेशन जो है, पाश्चराइजेशन 2 तरीके से किया जाता है, लो टेम्परेचर पर और हाई टेम्परेचर पर। तो दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है, तो वो दूध का पाश्चराइजेशन हो गया, है ना। तो बहुत देर तक इस तरह से जो है दूध क्या रहता है? टिका रहता है। और हम लोग को जो शुद्ध दूध मिलता है पाश्चराइजेशन प्रक्रिया द्वारा ही करके मिलता है, ताकि और वो काफ़ी मतलब 1-2 दिन टिक जाता है जब उसको ठंडे प्लेस में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है, कहता है कि किसी जलीय विलयन का क्वथनांक शुद्ध जल के क्वथनांक से अधिक होता है। बिल्कुल सही बात है, किसी जलीय विलयन का क्वथनांक जो है शुद्ध जल के क्वथनांक से अधिक होगा। कैसे? जैसे मान लेते हैं कि कोई शुद्ध जल आप ले लीजिए एक टब में, और एक टब में जो है तालाब का जल ले लीजिए, तो ये पूरी तरह से शुद्ध नहीं है, इसमें कुछ न कुछ मिला रहेगा। तो ये है इम्प्योर वाटर और ये है प्योर वाटर, है ना। ये शुद्ध वाटर हो गया और ये अशुद्ध वाटर, मतलब शुद्ध जल और अशुद्ध जल। इसको जब गर्म करेंगे तो ये 30 डिग्री पर मान लेते हैं, सपोज दैट गर्म हो जाता है, तो ये आपको 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म होगा, मतलब 35 डिग्री सेल्सियस पर। तो किसी जलीय विलयन का क्वथनांक शुद्ध जल के क्वथनांक से अधिक होता है, याद रखिएगा, है ना। आप जो है दूध को गर्म करिए और एक जो है चीनी मिला करके उसी दूध को गर्म करिए और दोनों का टेम्परेचर मापिए। शुद्ध दूध जो है जल्दी गर्म हो जाएगा और जिस दूध में चीनी मिलाया हुआ वो देर से गर्म होगा। इसका मतलब है कि शुद्ध जल का क्वथनांक अधिक, किसी जलीय विलयन का क्वथनांक शुद्ध जल के क्वथनांक से क्या होता है? अधिक होता है, ज़्यादा होता है। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। बिल्कुल, जैसे आप शुद्ध जल लीजिए और उसमें नमक मिला दीजिए और उसको गर्म करिए और शुद्ध जल को गर्म करिए, दोनों को कंपेयर करिएगा
तो जो जिसमें नमक मिला हुआ है, जिस जल में नमक मिला हुआ वो काफ़ी देर पर गर्म होगा, और जो शुद्ध जल है वो जल्दी गर्म हो जाएगा। तो अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। चलिए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न। हाँ, यहां पर दिया हुआ है, बहुत बार ये सब क्वेश्चन देखिए, अचानक ये सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, और इस तरह के प्रश्न आपको सही यदि कर देते हैं तो निश्चित तौर पर एग्जाम में रिजल्ट होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, मोर एंड मोर चांस हो जाता है। यहां पर दिया हुआ है कि ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे तापमान पर उबलता है। ऊंचाई के जगहों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे ताप पर उबलता है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। क्यों उबलता है भाई 100 डिग्री से नीचे पर? ऊंचाई के जगहों पर पानी 100 डिग्री के नीचे तापमान पर उबलने लगता है, जहां ऊंचा है ना, तो वहां जल्दी उबलने लगता है। क्यों? क्योंकि वायुमंडलीय दाब वहां पर कम हो जाता है। जैसे आप नीचे खाना बनाइए और पहाड़ों पर खाना बनाइए, तो वहां पर देर से खाना बनेगा और नीचे जल्दी बन जाएगा, इसलिए कि नीचे जो है वायुमंडलीय दाब अधिक है और पर्वतों पर, पहाड़ों पर जो है वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। चलिए अगला है, नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाँ, विचार करना है आपको। निम्नलिखित कथन है, क्या कथन है इसका, कि नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री से नीचे का तापमान प्राप्त होता है। बिल्कुल, नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ा देता है। गलत, ये बिल्कुल सही है। कैसे? देखिए, इस प्रश्न को पढ़ाने से पहले मेरे प्यारे साथियों हमने एक प्रैक्टिकल किया। हमारे घर में जो फ्रिज है और उसमें जो बर्फ जमा हुआ है उसको हमने लाया। हालांकि बहुत दिनों से ऐसी तो मतलब था कि हम जानते थे, लेकिन और प्रैक्टिकली इसको कर लिए। कभी ऐसा किए नहीं थे प्रैक्टिकली। हमने क्या किया कि बर्फ को लाया और उस पर नमक डाल दिया, बर्फ जल्दी जल्दी पिघलना चालू हो गया। ऐसा नहीं कि जमने लगा, मतलब पिघलने की दर उसकी बढ़ गई, और नमक को जब थोड़ा सा और रगड़े तो और स्पीड से बर्फ जो है गलने लगा। तो नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री से नीचे का तापमान प्राप्त होता है। हाँ, क्योंकि उसके टेम्परेचर को क्या करता है, कम करता है। नमक जो है नमी का एब्जॉर्बर होता है, और एब्जॉर्ब करेगा तो उसमें से ऊष्मा को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करके बाहर करेगा। तो नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री से नीचे का तापमान प्राप्त होता है। बिल्कुल सही है। नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ा नहीं देता है, घटा देता है ना। मतलब जो जल में नमक मिला दीजिए और उसको फ्रिज में जमाइए, मतलब एक गिलास में एक गिलास ऐसा लीजिए जिसमें नमक मिला हुआ है और उसमें पानी डालिए, उसको जमाइए, और एक गिलास बिना नमक वाले एक गिलास ऐसा लीजिए जिसमें केवल पानी हो और उसमें नमक नहीं मिला हो। इन दोनों को फ्रिज में रखिए। पहले ये जो है क्या होगा, पहले ये जम जाएगा और ये देर से जमेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इसको जमने में देर कौन लगाएगा, नमक लगाएगा। तो नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ा नहीं देता है, घटा देता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, कहता है यहां पर दिया हुआ है कि प्रासरण। प्रासरण कहने का मतलब, जैसे आप देखते होंगे कि आपके कपड़े पर जब पानी की बूंदें पड़ जाती है तो वो जल्दी फैल जाता है, तो वो प्रासरण प्रक्रम है। तो प्रासरण के प्रक्रम में विलायक सांद्र घोल से तनु घोल की ओर जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है, सांद्र घोल से तनु घोल की ओर नहीं जाएगा। जैसे 2 बूंद लेते हैं, एक पतला लेते हैं चीनी का रस, चीनी घोर लीजिए, एक गाढ़े चीनी का रस लीजिए और एक पतला चीनी का रस लीजिए, दोनों को गिराइए कपड़ा पर, ज्यादा कौन फैलेगा, किसमें प्रासरण होगा, तो जो डाइल्यूट होगा मतलब पतला होगा, कंसंट्रेट वाला देरी से। तो गलत है। प्रतिलोम प्रासरण में तनु घोल पर बाह्य दाब लगाया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रतिलोम प्रासरण में तनु घोल पर बाह्य दाब नहीं लगाया जाता है। नमी कम रहेगा तो देरी से फैलेगा, मतलब पानी कम रहेगा तो देरी से फैलेगा, तो दाब वो नहीं लगाया जाता है, ऐसा नहीं है। तो ना तो ऑप्शन 1 सही है और नहीं ऑप्शन 2 सही है ना, मतलब दोनों गलत है। चलिए, ये प्रश्न पूछा हुआ है
कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है, तो ऐसे प्रश्न को आप जरूर याद रखिए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला है, कहता है कि क्रोमेटोग्राफी की तकनीकी का प्रयोग होता है तो एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने, मतलब रंगीन पदार्थों को अलग करने के लिए क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सब्लिमेशन कहते हैं। सब्लिमेशन कहने का मतलब क्या हो गया? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन कहने का मतलब हो गया उधर्वपातन। सब्लिमेशन प्रक्रिया ऐसे प्रक्रिया है, मतलब ऐसा प्रोसेस है जो कोई ठोस पदार्थ बिना द्रव अवस्था में बदले ही गैसीय अवस्था में बदल जाता है। और उधर्वपातन के कई उदाहरण हैं, जैसे अमोनियम क्लोराइड है NH4Cl, NH4Cl, ये भी जो है अमोनियम क्लोराइड जिसको नौसादर कहते हैं ना, और नेफ्थलेलीन, क्या? नेफ्थलेलीन, ये भी जो है उधर्वपातन का उदाहरण है। तो कपूर भी है उधर्वपातन का उदाहरण, अमोनियम क्लोराइड उधर्वपातन का उदाहरण है, और नेफ्थलेलीन जो है उधर्वपातन का उदाहरण है। तो मेरे प्यारे साथियों, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उधर्वपातन, मतलब सब्लिमेशन। चलिए थोड़ा थोड़ा जितनी भी जानकारियां हैं आपको शेयर कर रहे हैं। यदि मेरे प्यारे साथियों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए, कहता है कि भूपर्पट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व, बहुत कंफ्यूज कराता है और बहुत जगह प्रश्न देखने को मिलता है। याद रखिए, जितने भी सारे प्रश्न आपको लेकर आए हैं कहीं ना कहीं पूछा हुआ है। तो ऑक्सीजन, मतलब पृथ्वी के भूपर्पट्टी में क्रस्ट में जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन पाया जाता है? तो 21% ऑक्सीजन पाया जाता है ना, वायुमंडल में भी और पृथ्वी पर भी। भूपर्पट्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, वो भी ऑक्सीजन ही है। द्रव्यमान के रूप में कहें, द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक मात्रा में भी ऑक्सीजन, और भूपर्पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व भी ऑक्सीजन है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। कहता है कि ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध मूल तत्व कौन है? तो सिलिकॉन है ना। और ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्युमिनियम, ये तीन रखिएगा याद, OCl है ना। मतलब ऑक्सीजन जो है, सिलिकॉन और एल्युमिनियम, सबसे ज़्यादा भूपर्पट्टी में ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद एल्युमिनियम। विश्व में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है, सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन है ना। ऐसे तो कहिए कि सबसे ज़्यादा यौगिक बनाने वाला तत्व कौन है? तो कार्बन है। 5 लाख से भी ज़्यादा यौगिक ये बनाता है, 5 लाख से भी ज़्यादा। लेकिन विश्व में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व जो है हाइड्रोजन है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, कहता है यहां पर दिया हुआ है कि सोडियम, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम में सबसे अधिक क्रियाशील धातु तो पोटेशियम है। हमने इसके लिए ट्रिक भी बताया है। यदि आप उस ट्रिक को नहीं देखें तो जा करके मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, प्रवीण स्टडी क्लासेस के प्लेलिस्ट में टिप्स एंड ट्रिक्स को खोलिएगा। वहाँ पर आपको मिलेगा कि सबसे ज़्यादा सक्रिय क्रियाशील धातु कौन है, उसके बाद कौन है। कई तरह के ऐसे ट्रिक हैं जो आपको कहीं ना कहीं डायरेक्ट फायदा पहुँचाएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, ट्रिक्स का नाम था पोटेश, सोडियम, के मैग्नीशियम, Ag, लोले हकाजी। मतलब एक पत्नी जो है एक पति से कहता है कि पोटेश, सोडियम, के मैग्नीशियम, Ag, लोले हकाजी। ये ट्रिक का पूरा नाम मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। तो मेरे प्यारे साथियों, सबसे अधिक इन सारे में सबसे ज़्यादा क्रियाशील जो है धातु पोटेशियम है, और पोटेशियम का संकेत के होता है। लिथियम एवं पारा, लिथियम एवं ओस्मियम, एल्युमिनियम एवं ओस्मियम और एल्युमिनियम एवं पारा धातु युग्मों में सबसे हल्की धातु तथा सबसे भारी धातु। तो सबसे हल्की धातु लिथियम होता है, हम लोग जानते हैं, और सबसे भारी धातु जो होता है ऑस्मियम होता है। कौन होता है? ऑस्मियम, याद रखिएगा। चलिए आगे, कहता है कि सबसे ज्यादा सर्वाधिक कठोर तत्व कौन है? हीरा है, हम लोग जानते हैं। सोना, लोहा, प्लैटिनम तथा टंगस्टन में कठोरतम धातु कौन है? तो प्लैटिनम है, Pt है ना। तो याद रखिएगा,
सर्वाधिक कठोर तत्व हीरा है और हीरा कार्बन का अपरूप है। हीरा की आकृति कैसी होती है? चतुष्फलकीय, याद रखिएगा। और ग्रेफाइट की आकृति कैसी होती है? षष्ठकोणीय। कैसी होती है? षष्ठकोणीय। ये भी जरूर याद रखिएगा, बहुत बार पूछता है कि हीरा की आकृति कैसी होती है? चतुष्फलकीय। और ग्रेफाइट की आकृति कैसी होती है? षष्ठकोणीय। सोना, लोहा, प्लैटिनम तथा टंगस्टन में कठोरतम धातु कौन है? प्लैटिनम। चलिए नेक्स्ट। एकदम बिगिनर के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न हैं, है ना। फिर कहता है कि कार्बोरंडम, टंगस्टन, कास्ट आयरन मतलब ढलवा लोहा, नाइक्रोम में से वह पदार्थ जो बहुत कठोर और बहुत तन्य है। तो देखिएगा, नाइक्रोम जो होता है सबसे ज़्यादा कठोर और सबसे ज़्यादा तन्य होता है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व जो है यूरेनियम होता है, ये भी याद रखिए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला दिया हुआ है कि तांबा, यूरेनियम, एल्युमिनियम तथा चांदी में सबसे भारी धातु कौन है? तो यूरेनियम, अभी भी हम लोग पढ़े कि सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन है? यूरेनियम है। मोती का रासायनिक संरचना क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। मोती का रासायनिक संरचना कैल्शियम कार्बोनेट होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला कहता है कि माणिक तथा नीलम रासायनिक रूप से जाने जाते हैं। तो माणिक पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई, याद जरूर रखिएगा। माणिक तथा नीलम रासायनिक रूप से जाने जाते हैं। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड को, AlO2 को, एल्युमिनियम ऑक्साइड को जो है माणिक तथा नीलम के नाम से जाना जाता है। दूसरा है कि कथन पहचानिए कि सोडियम धातु का संचयन किरोसिन में होता है। बिल्कुल होता है। धातु सोडियम मतलब सोडियम धातु जो है वायु प्रभाव होने पर गल जाती है। नहीं, ये गलत है, आर गलत है, ये सही है। मतलब ये सही है और आर गलत है। क्यों? क्योंकि सोडियम धातु को मिट्टी तेल में इसीलिए रखा जाता है कि जब उसको खुली वायु में छोड़ते हैं तो वायु से अभिक्रिया करके जलने लगता है और सोडियम ऑक्साइड का निर्माण करता है, मतलब Na2O का, सोडियम ऑक्साइड का। जब इसको पानी में रखेंगे, मतलब वाष्प इस पर गिराएंगे, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। तो इसीलिए जो है जल नहीं पाए, इसलिए इसको किरोसिन तेल में रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला है कि आजकल रोशनी की सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में उपयोग करते हैं तो सोडियम वेपर प्रयोग करते हैं। सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होता है, क्योंकि देखिए इसीलिए सोडियम वाष्प के लैंप का प्रयोग किया जाता है सड़क रोशनी में। इनका प्रकाश एक वर्णी होता है, मतलब ज़्यादा फैलता नहीं है और पानी की बूंदे से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है, मतलब अलग अलग नहीं हो पाता है। इसीलिए जो है आजकल सड़क प्रकाश करने के लिए, प्रकाशमान करने के लिए सोडियम वाष्प लैंप का प्रयोग किया जाता है। और क्यों किया जाता है? क्योंकि इनका प्रकाश एक वर्णी होता है और पानी की बूंदे से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। चलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला देखेंगे। अगला है, कहता है कि अति मुलायम खनिज टॉप सोपस्टोन मुख्यतः है मैग्नीशियम सिलिकेट। याद रखिएगा, मैग्नीशियम सिलिकेट को क्या कहते हैं? सोपस्टोन मतलब अति मुलायम खनिज टॉप। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। या मोती की बात करें तो मोती का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, उसका भी अनुसूत्र होता है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला है, कहता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4
इंटू हाफ H2O, मतलब कैल्शियम हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट। तो मेरे प्यारे साथियों, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का अनुसूत्र क्या होता है याद रखिएगा, बहुत बार पूछता है, CaSO4 इंटू हाफ H2O, है ना। नेक्स्ट देखेंगे, अगला है, चलिए दिया हुआ है, थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, पहला देखते हैं। दिया हुआ है कि पित्तल मिश्र धातु है, पित्तल मिश्र धातु है, हम लोग याद रख रहे हैं बचपन से ही, पित्तल पिताजी मतलब तांबा और जस्ता की मिश्र धातु है, Cu+Zn, पित्तल पिताजी, जर्मन सिल्वर नेताजी, कल के प्रैक्टिस सेट में हमने बताया था। पित्तल तांबा तथा जस्ते की मिश्र धातु है, बिल्कुल सही है। मैग्नेटाइट एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है, बिल्कुल गलत है, मैग्नेटाइट नहीं, क्या है, एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन है, बॉक्साइट। और अगला दिया हुआ है कि पारदित सम्मिश्रण वे पदार्थ है जिसमें पारा अनिवार्यतः सम्मिलित होता है। हाँ बिल्कुल, मतलब पारदित सम्मिश्रण वह पदार्थ है जिसमें पारा रहेगा ही नहीं तो वो पारदित मिश्रण कहलाएगा ही नहीं, तो ये भी सही है। फोटोग्राफी में पोटेशियम नाइट्रेट प्रयुक्त होने वाला एक अनिवार्य रसायन है, नहीं ये गलत है। फोटोग्राफी में पोटेशियम नाइट्रेट नहीं, हम लोग सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग करते हैं। किसका, सोडियम थायोसल्फेट का। तो कहता है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सत्य है, तो 1 और 3 सही है, ये सही है अभी हम लोग देखें, और 1 भी सही है, बाकी दोनों गलत है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे 50 प्रश्न, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट और खास है। कैसा लगा वीडियोज आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और यदि कोई सुधार करना हो तो वो भी मेरे प्यारे साथियों आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद।